एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और जरा भारतीय संसद के उन विशाल, ऊंचे और गूंजते हुए ऐतिहासिक गलियारों की कल्पना कीजिए। भारी लकड़ी के वो भव्य दरवाजे और हर तरफ गूंजती हुई लोकतंत्र की वो आवाजें जो तय करती हैं कि हमारा देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। इसी शानदार इमारत के ठीक बीचों बीच सत्ता और जवाबदेही की एक ऐसी रस्साकशी चल रही है जो अक्सर हमारी नजरों से छिप जाती है। आज के इस विश्लेषण में हम प्रधानमंत्री का कार्यकाल और दल बदल विरोधी कानून के इसी जटिल और बेहद दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ कोई राजनीतिक मसला नहीं है, ये असल में उस मशीनरी का ब्लूप्रिंट है जिस पर हमारा पूरा लोकतंत्र टिका हुआ है। अब मेरे साथ एक दृश्य की कल्पना कीजिए। संसद की कार्यवाही चल रही है। एक सांसद अपनी सीट पर गहरे सोच में बैठा है। उसके सामने एक बहुत ही अहम बिल पर वोटिंग होने वाली है। उसकी अपनी अंतरात्मा और जिन लाखों लोगों ने उसे चुनकर भेजा है, उनका भरोसा उसे किसी एक खास दिशा में वोट करने के लिए कह रहा है। वो सही और गलत के बीच झूल ही रहा होता है कि तभी पार्टी विप यानी पार्टी के सचेतक की एक अदृश्य जंजीर उसे कसकर जकड़ लेती है। अब वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि पार्टी की लाइन के हिसाब से बटन दबाने को मजबूर है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये अदृश्य जंजीर हमारे लोकतंत्र की सुरक्षा कर रही है या फिर ये एक बेड़ी बन गई है। लेकिन प्रधानमंत्री का कार्यकाल और दल बदल विरोधी कानून का ये पूरा मुद्दा अचानक आज इतनी बड़ी चर्चा का विषय क्यों बन गया है? ये कोई रोजमर्रा की विधायी कागजी कार्रवाई नहीं है। ये सीधे तौर पर हमारे संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे हम दल बदल विरोधी कानून कहते हैं, उसमें आई एक बहुत बड़ी ढांचागत दरार को भरने की एक ऐतिहासिक कोशिश है और इसीलिए हमें आज इसे बारीकी से समझना होगा। तो चलिए चलते हैं सीधे भाग 1 की तरफ। निर्माताओं का दृष्टिकोण। उस शांत और बौद्धिक दौर में चलते हैं जब हमारे संविधान की नींव रखी जा रही थी। ये समझने के लिए कि आज सिस्टम में खराबी कहाँ है, हमें सबसे पहले अपनी संसदीय प्रणाली के मूल सिद्धांत को समझना होगा। हमारी व्यवस्था का सबसे बुनियादी नियम संविधान की अनुच्छेद 75-75 में छुपा है। इसके तहत प्रधानमंत्री तब तक ही अपनी कुर्सी पर बैठ सकते हैं जब तक उन्हें लोकसभा में बहुमत का समर्थन हासिल है। और यहीं पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नजरिया वाकई काबिले तारीफ था। क्या आपने कभी सोचा है कि उन्होंने जानबूझकर प्रधानमंत्री के लिए कोई कार्यकाल की सीमा यानी टर्म लिमिट क्यों नहीं तय की? क्योंकि उन्होंने जवाबदेही को 2 हिस्सों में बांटा था। आवधिक जवाबदेही, जो हर 5 साल में होने वाले चुनावों से तय होती है, और दैनिक जवाबदेही, जो संसद में होने वाली रोजमर्रा की बहस, तीखे सवालों और अविश्वास प्रस्ताव के जरिए तय होती है। यहीं से शुरुआत होती है भाग 2 की, दल बदल विरोधी विरोधाभास। आप देखिए, बहुत सी चीजें अच्छे इरादों के साथ शुरू की जाती हैं, लेकिन उनके नतीजे कुछ और ही निकलते हैं। साल था 1985। 57वें संविधान संशोधन के जरिए 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। इसे ही हम दल बदल विरोधी कानून कहते हैं। मकसद बड़ा नेक था, उस दौर की कुख्यात आयाराम गयाराम वाली अवसरवादी राजनीति को रोकना। लेकिन अनजाने में ही सही, इसने अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 यानी 75(3) में मौजूद सामूहिक उत्तरदायित्व की उस आत्मा को ही हमेशा के लिए बदल दिया जिसकी कल्पना अंबेडकर जी ने की थी। इस कानून का जमीनी असर क्या हुआ? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। दल बदल कानून ने असहमति जताने को सीधा सीधा अयोग्यता से जोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि सत्ता पक्ष को एक सुनिश्चित बहुमत मिल गया। सांसद अब चाहकर भी अपने नेता के फैसले के खिलाफ वोट नहीं कर सकते। अविश्वास प्रस्ताव, जिसे दैनिक जवाबदेही का ब्रह्मास्त्र माना जाता था, कार्यपालिका का प्रभुत्व और पद पर बने रहने के फायदे। जब कोई सिस्टम लंबे समय तक बिना किसी ठोस दैनिक जवाबदेही के चलता है तो सत्ता का संतुलन बिगड़ना तय है। एक तरफ हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं जो संवैधानिक रूप से केवल नाममात्र के प्रमुख हैं, लेकिन फिर भी वे एक स्वस्थ अनौपचारिक परंपरा के तहत खुद को 2 कार्यकाल तक सीमित रखते हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री हैं जिनके पास देश की वास्तविक कार्यकारी शक्ति है, लेकिन उनके लिए ना तो कोई संवैधानिक कार्यकाल सीमा है और ना ही कोई ऐसी अनौपचारिक परंपरा। सत्ता का ऐसा संकेंद्रण अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और बात सिर्फ कानून तक सीमित नहीं है, बात उन संरचनात्मक फायदों की है जो किसी भी पद पर लंबे समय तक बने रहने से मिलते हैं। एक सत्ताधारी नेता के पास प्रशासनिक और मीडिया संसाधनों की बेतहाशा ताकत आ जाती है। इसके अलावा हमारी फर्स्ट पास द पोस्ट चुनाव प्रणाली इस ताकत को और बढ़ा देती है। आप खुद सोचिए, इस प्रणाली में एक पार्टी सिर्फ 35 से 40% वोट पाकर भी संसद में प्रचंड बहुमत हासिल कर लेती है। तो इस कालानुक्रमिक रोड मैप या टाइमलाइन को अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए। भाग 4,
2025 का संशोधन विधेयक। इतने लंबे सफर और इतने मंथन के बाद अंततः हम इस दस्तावेज तक पहुंचे हैं। यही वो विधेयक है जो 14 फरवरी को श्री मनीष तिवारी जी द्वारा पेश किया गया। इसका सीधा सा मकसद है 10वीं अनुसूची को आज के समय और एक परिपक्व होते लोकतंत्र के हिसाब से ढालना। ये उस खोई हुई दैनिक जवाबदेही को वापस लाने की एक बहुत ही सोची समझी कोशिश है। अब ध्यान से सुनिए, इस बिल का गेम चेंजर क्लॉज क्या है। इसने अयोग्यता की तलवार को हर छोटे मोटे वोट से हटा दिया है। अब सांसद की सदस्यता सिर्फ तभी जाएगी जब वो कुछ बहुत ही गंभीर और विशिष्ट मौकों पर पार्टी व्हिप का उल्लंघन करेगा, जैसे कि विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, धन विधेयक या फिर संविधान के अनुच्छेद 113 से 116 और 203 से 206 के तहत आने वाले गंभीर वित्तीय मामले। भाग 5, आगे की राह। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमारे संसदीय तंत्र को असल में बचाने का रास्ता क्या है? विशेषज्ञों के अनुसार इसके लिए हमें 3 मोर्चों पर काम करना होगा। पहला, व्हिप के इस्तेमाल को सीमित करना, जैसा कि 170वें विधि आयोग ने सुझाया था। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के 2020 के फैसले के आधार पर दल बदल के मामलों को देखने के लिए एक स्वतंत्र अयोग्यता निकाय बनाना, ताकि स्पीकर का राजनीतिक पक्षपात आड़े न आए। और तीसरा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में बदलाव करके सभी राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र यानी चुनाव को अनिवार्य बनाना। तो इस पूरी गहराई भरी चर्चा के बाद सारांश सिर्फ कुछ धाराओं या कानूनों के पन्नों तक सीमित नहीं रह जाता। ये सीधा सवाल हमारे लोकतंत्र की सेहत का है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री के कार्यकाल की कोई सीमा नहीं है और दूसरी तरफ जहां दल बदल कानून ने सांसदों को पूरी तरह से जकड़ रखा है। ऐसे में क्या हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं आज भी वास्तव में जवाबदेह, अपनी शक्ति में सीमित और प्रतिस्पर्धात्मक बनी हुई हैं? मैं आपको इसी गंभीर और चुभते हुए सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। सोचिएगा जरूर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।